दोस्तों, मैं रिंकू राय आपका स्वागत करता हूं टेक कंप्यूटर गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही कंप्यूटर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और हमारे वेबसाइट पर भी जाके विज़िट करें ताकि वहाँ से भी आपको कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा फेसबुक पेज है कंप्यूटर गाइड के नाम से, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कंप्यूटर गाइड के फेसबुक पेज पर जाते ही आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डेली पोस्ट किए जाते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। हमारा पहला प्रश्न है, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, F7 दबा करके हम स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न, MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? अगर MS एक्सेल में कोई भी वर्कशीट प्रोटेक्टेड हो, यानी पासवर्ड लगा हुआ हो या फिर लॉक हो, तो उनमें हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? तो उनमें हम जो ऑपरेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं वर्कशीट को डिलीट। सिर्फ हम वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं और कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं डेटा सोर्स का। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? तो MS एक्सेल में अधिकतम रो की संख्या जो होती है वो होती है 10,48,576। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, आप रो और कॉलम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रो और कॉलम के बारे में जानने के लिए यहाँ देखिए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन ड्रॉ कर लिए और देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो इधर वाला जो ये होगा हमारा राइट हैंड की तरफ जो जा रहा है ये हमारा हो जाएगा रो, और ये नीचे की तरफ जो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कॉलम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं। ट्रैक चेंजेस में कितने विकल्प होते हैं? तो इसमें होते हैं केवल 2 विकल्प। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन जो है C++, दूसरा ऑप्शन है बूटस्ट्रैप, तीसरा ऑप्शन है जावा, चौथा है पाइथन। तो C++, जावा, पाइथन ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स है। यह वेबसाइट के विकास के लिए फास्ट और इजी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, यानी इस पर आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इस पर अच्छा से वेबसाइट क्रिएट होता है और अच्छा वर्क भी करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, DLL का पूर्ण रूप क्या है? DLL का पूर्ण रूप क्या है? तो DLL का पूर्ण रूप है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें भी विषम का चयन करना है, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन थोड़ा। ऑप्शन है इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और टच स्क्रीन।
तो इनमें से देखिए इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स ये सभी क्या है, आउटपुट देता है हमें, लेकिन टच स्क्रीन जो है ये इनपुट का काम करता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। तो यही विषम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। इसमें भी विषम का चयन करना है। तो इनमें ऑप्शन है एरियल, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। तो इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन का उपयोग हम किसी भी वर्कशीट में क्या करते हैं, एडिटिंग के लिए इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन का यूज़ करते हैं, लेकिन एरियल का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। बाइंडिंग साइड में यानी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों तरफ से क्या करता है, बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने का काम करता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है? तो अमान्य व्यू विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर 3, पेज अमान्य व्यू विकल्प होता है। अगला प्रश्न है हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर डैश का एक हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो हिस्सा है सीपीयू का, सीपीयू का हिस्सा है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, यानी सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्लाइड के अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। यानी हमने अगर कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया, अगर उसके स्लाइड को हम अलग अलग समय पर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? उसके लिए हम उपयोग करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप, यानी ये जो पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत आएगा, के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। तो उनकी पहचान हम करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। नया समय और दिनांक अगर हमें कंप्यूटर में लाना हो तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं कंट्रोल मेन्यू, यानी कंट्रोल पैनल का उपयोग हम करते हैं, कंट्रोल पैनल। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करती है? प्रॉक्सी सर्वर हमें प्रदान करती है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग की। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे डैश कहा जाता है। यानी एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है फाइल बटन, जिसे कहा जाता है फाइल बटन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में फैक्स कनेक्शन डैश श्रेणी का है। फैक्स कनेक्शन किस श्रेणी का है? तो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। अगर हमें एक टेबल इंसर्ट करना होता है एमएस वर्ड में तो हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्टेड विकल्प का चयन करना चाहिए। यानी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्टेड विकल्प का चयन करना चाहिए, यानी आप उसको पासवर्ड लगा देंगे या लॉक कर देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिव्यू। 2016 का जो एमएस एक्सेल है उसमें रिव्यू टैब में आपको प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहा ये आपका
दूसरा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो MS एक्सेल में अगर हम कोई वर्क कर रहे होते हैं और कोई भी अगर चेंज करते हैं उसमें, तो उसको सेव करने के लिए इनमें से हम किस विकल्प का चयन नहीं करते हैं। तो इनमें से हो जाएगा Alt+S का उपयोग हम नहीं करते हैं, और हम जो उपयोग करते हैं वो उपयोग करते हैं Ctrl+S का। अगर हमें सेव करना होता है तो Ctrl+S का यूज करते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। MS वर्ड में अगर पूरे डॉक्यूमेंट को यानी पूरे वर्कशीट को अगर हम यदि सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+A का उपयोग करते हैं हम Ctrl+A का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो MS वर्ड में अगर किसी भी फाइल को हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं, किसी भी फाइल में उसे सुरक्षित करने के लिए, तो हम उपयोग करेंगे फाइल मेन्यू का। किसका उपयोग करेंगे? फाइल मेन्यू का। तो यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, चलिए हम दे देते हैं। यहाँ उपयोग करेंगे चौथा नंबर फाइल मेन्यू, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। प्रोटेक्ट करना या फिर अनप्रोटेक्ट करना, ये हमारा उपलब्ध होता है MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध होता है रिव्यू में, रिव्यू टैब में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं एक प्रकार के केवल। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, MS एक्सेल 2016 में कंजिक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वांछित रो को चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है, विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। विंडोज XP में जो होम वर्जन होता है उनमें कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो इनमें जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं होती है, वो सुविधा है हमारा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एवं मेंटेनेंस नहीं होता है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम उपयोग करते हैं राइट एरो की। किसकी उपयोग करते हैं? राइट एरो की का उपयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को अगर हमें जोड़ना होता है तो उसे हम जोड़ते हैं कंट्रोल पैनल की मदद से। कंट्रोल पैनल या फिर कंट्रोल मेन्यू, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ कंट्रोल पैनल भी हो सकता है, कंट्रोल पैनल या कंट्रोल मेन्यू। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर का प्रश्न है कि किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को डैश में डालना चाहिए। लोगों को किस में डालना चाहिए? लोगों को हमें डालना होगा स्लाइड मास्टर में डालना होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। तो किसी भी शब्द को अगर लगातार टाइप करते रहेंगे MS वर्ड में तो क्या होने वाला है? तो हो जाएगा जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है।
जो शब्द फिट नहीं होगा तो क्या होगा, अगले पंक्ति में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्केप। क्या होगा आंसर, लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। MS एक्सेल में जो फ़ॉन्ट का साइज है वो हम कितना अधिकतम ले सकते हैं, तो हम साइज ले सकते हैं 72 अधिकतम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। यानी टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। सेल फॉर्मेटिंग उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध नहीं होता है वो है हमारा स्लांटेड इटैलिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं PCI का। किसका उपयोग करते हैं, PCI का उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में चयनित यानी हमने अगर सबको सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, Ctrl+A का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें सभी को एक साथ डिलीट करना हो तो उसके लिए हम Ctrl+स्पेस बार का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कर्नेल डैश है। कर्नेल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कर्नेल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग। ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 480 मेगाबिट प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। तो जो विकल्प उपलब्ध होता है वो होता है ऑटो फिट रो राइट। ऑटो फिट रो राइट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है रिकॉर्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी तार्किक संरचना से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका प्रोटोकॉल कैसे उपयोग किया जाता है, इसका प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है HTTP के माध्यम से, HTTP के द्वारा उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43वां प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है। यानी जो विकल्प उपलब्ध नहीं होता है नंबर समूह में MS एक्सेल में, तो वो है हमारा डिक्रीज डेसिमल उपलब्ध नहीं होता है। डिक्रीज डेसिमल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेल बर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। 44 नंबर का आंसर हो जाएगा यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग। ये पूरा 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 ब्रेक साइकिल उपलब्ध, ब्रेक साइकिल का विकल्प वैध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न है यदि हम निम्नलिखित का चयन करते हैं, यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर को ध्यान से देखना है 00 11 24 39 और एक स्मूथ लाइन यानी स्केटर चार्ट बनाते
हैं तो फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार क्या होगा? वक्र का आकार जो होगा वो हो जाएगा एक परवलय के समान। कैसा हो जाएगा? एक परवलय के समान। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है कि एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। यानी एक कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आमतौर पर फाइल को मशीन कोड में बदलता है। तो वो कितने में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में विषम की पहचान करें। तो इन विकल्पों में विषम की पहचान करना है तो इनमें से विषम जो है वो SAP हो जाएगा। इधर आपका FTP, HTTP, SMTP ये सभी नेटवर्क से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है, लेकिन आपका SAP नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो गेमिंग पर्पज के लिए जो उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है वो होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेमिंग पर्पज के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। यानी टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है मोडेम की। मोडेम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को डैश विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी MS एक्सेल वर्कशीट में किसी भी सेल में अगर हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, अगर वो ओवरफ्लो आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो हम उपयोग करेंगे टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग करते ही वो सही हो जाएगा। MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? तो ELSE ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। एक लोडर जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेबल्स, ईमेल, ये सारे होते हैं। 55 नंबर प्रश्न है MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए डैश करते हैं। तो हम करते हैं कॉलम हेडिंग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर कि मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? डिफ़ॉल्ट फील्ड जो नहीं है वो है हमारा पिन। ये सभी उपलब्ध होते हैं, CT, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस उपलब्ध होते हैं, लेकिन पिन उपलब्ध नहीं होते हैं। चलिए 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? MS वर्ड शुरू करने के लिए यानी जब हम MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो उसमें कौन सी वैध विधि है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यह एक प्रकार का डैश IP एड्रेस है। तो ये किस प्रकार का IP एड्रेस है? ये IP एड्रेस है क्लास C प्रकार का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? तो अमान्य डेटा स्रोत है पावर पॉइंट। चलिए और ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा बॉटम लेफ्ट में। यानी जो आप बॉटम लेफ्ट में देखते हैं सीट लिखा होता है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, तो
वही क्या होता है, MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम होता है। और ये यहाँ पे आपको स्क्रीन में इधर लेफ्ट साइड में दिखेगा, सीट लिखा हुआ रहता है उसमें। ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा चल रहा था बेल्ट्रॉन का सीरीज, और उसका ये कंप्लीट वीडियो है। अगर अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और हमारे पेज कंप्यूटर गाइड पर जाएं, फेसबुक पेज पर, और वहाँ सभी क्वेश्चंस डेली डाले जाते हैं जो कि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड होते हैं, और कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड होते हैं। तो उसका लिंक मैं, फेसबुक पेज का लिंक और अपने वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जा कर के हमारे फेसबुक पेज और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।